तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। और LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार नई नई जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं और इसके लिए कार्यक्रम में हैं 3 सेगमेंट। पहले बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद आपको दिखाएंगे हमारा पशुधन में क्या है खास, और आखिर में बात करेंगे एक सफल यानी कामयाब किसान की दास्तां की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, खेती किसानी में आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं मशरूम की खेती के बारे में। हम सभी जानते हैं साल भर आमदनी लेने के लिए ये एक बेहतर विकल्प है, लेकिन और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं? कैसे इसका प्रशिक्षण आपको मिल पाएगा और कैसे साल भर इसके जरिए आप आमदनी प्राप्त कर सकेंगे? आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। पराली प्रबंधन हमेशा से बड़ी समस्या रही है, लेकिन कृषि विशेषज्ञों ने अपने शोध में पाया कि पराली और फसल अवशेष एक समस्या नहीं बल्कि कई समस्याओं का समाधान है। फसल अवशेषों का ज्यादातर इस्तेमाल जैविक खाद बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इनका उपयोग मशरूम उत्पादन में भी किया जाता है। इससे इनका उपयोग तो होता ही है, साथ ही मशरूम उत्पादन कर अतिरिक्त मुनाफा भी कमाया जा सकता है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे लोग मशरूम उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन सकें और लाभ कमा सकें। फसल अवशेष और पराली का मशरूम उत्पादन में बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस बारे में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्टर शिवानी का कहना है कि अगर सही तरीके से फसल अवशेषों का प्रयोग किया जाए तो किसान साल भर मशरूम का उत्पादन ले सकता है। खुम्बी की पैदावार है उसको हम या फिर गेहूं के भूसे या फिर पुराल पे पैदा कर सकते हैं। तो पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना की तरफ से 5 तरह की जो मशरूम हैं उनका उत्पादन जो है किसानों के लिए दिया गया है। उसमें से जो 3 हैं वो सर्द ऋतु में उगाई जाती हैं और जो 2 मशरूम्स हैं उसको हम गर्मियों में उगाते हैं। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो सर्द ऋतु का है, तो उसमें हम बटन, ढींगरी और जो है शिटाकी का उत्पादन करते हैं। तो अगर पुराल की बात करते हैं, क्योंकि आजकल पुराल की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो पुराल को हम जो बटन मशरूम है उसमें हम आधा पुराल और आधा ही गेहूं का भूसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर जैसे बटन की बात कर रहे हैं तो कम से कम 3 क्विंटल या फिर 300 किलो जो है वो उसमें हम जो भूसा है, चाहे वो गेहूं का भूसा है या फिर जो है पुराल है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अलावा जो है हम ऑयस्टर का जो ढींगरी जिसको बोलते हैं उसके उत्पादन में भी हम आधा जो है गेहूं का भूसा और आधा पुराल का इस्तेमाल करके जो है ऑयस्टर की प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो तीसरे नंबर पे जब हम बात कर रहे हैं कि जैसे गर्मियों वाली मशरूम का मैंने पहले जिक्र किया था, तो गर्मियों में जो है हम जो पुराल मशरूम, पैरा मशरूम जिसको बोलते हैं या पेडी स्ट्रॉ मशरूम बोलते हैं, उसका जो उत्पादन है वो भी हम जो पुराल पे कर सकते हैं। उसके अलावा जो पुराल का इस्तेमाल है हम जो है शेड बना सकते हैं, जो मशरूम हट भी बोलते हैं उसको, तो उसमें जो है पुराल का इस्तेमाल होता है। जिन भी किसान भाइयों के पास जो ज़मीन नहीं है या फिर पक्के कमरे नहीं हैं, उसके लिए वो अपने खेत में जो है मशरूम का जो हट है या शेड है वो बना सकते हैं। तो उसमें जो है हम बांस से बनाते हैं, उसमें शेल्फ बनते हैं, शेल्फ से उसके ऊपर हम जो है बेड बनाते हैं मशरूम के, और बेड बनाने के बाद उसमें हम चाहे वो ढींगरी है या ऑयस्टर है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं या उत्पादन कर सकते हैं, और जो बटन मशरूम है उसका उत्पादन भी उसमें उस हट में कर सकते हैं। गेहूं के भूसे और पराली का उपयोग मशरूम उत्पादन में। फसल अवशेष का उपयोग कर 5 तरह की मशरूम का उत्पादन संभव।
3 तरह की मशरूम का उत्पादन शरद ऋतु में किया जा सकता है। 2 तरह की मशरूम का उत्पादन गर्मियों में कर सकते हैं। बटन मशरूम के लिए गेहूं के भूसे और पराली का बराबर मात्रा लें। ढींगरी के उत्पादन में भी दोनों भूसे की बराबर मात्रा लें। गर्मियों के लिए पैडी स्ट्रॉ मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। मशरूम उत्पादन के लिए शेड बनाकर उगाएं मशरूम उत्पादन कर कमा सकते हैं लाभ। मशरूम में विटामिन बी, डी, पोटेशियम, कॉपर, आयरन और सेलेनियम भरपूर मात्रा में होता है। मशरूम में मौजूद तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। मशरूम में विटामिन डी भी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। यही वजह है कि मशरूम तेजी से हमारी खाद्य प्रणाली में अपनी जगह बनाने में सफल रहा है। मशरूम उत्पादन की सबसे अच्छी बात यह है कि बिना कृषि भूमि के कम लागत में कोई भी इस व्यवसाय को शुरू कर सकता है। बेहतर जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता लेकर अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। तो जाना आपने मशरूम की सफलतापूर्वक खेती आप कैसे कर सकते हैं। फिलहाल गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए बात करते हैं हमारा पशुधन में मुर्गी पालन की। हम सभी जानते हैं मुर्गी पालन क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियां हैं और इसी में अगर बात की जाए कड़कनाथ की तो एक ऐसी प्रजाति जिसके जरिए हमारे मुर्गी पालकों को काफ़ी मुनाफा हो सकता है। लेकिन इस मुनाफे को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा और आखिर क्यों कड़कनाथ प्रजाति जो है उसके जरिए आपकी जो आमदनी है वो दोगुनी नहीं बल्कि उससे ज़्यादा भी हो सकती है। आइए इसके लिए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की शान कहे जाने वाले कड़कनाथ की लोकप्रियता में पिछले कुछ सालों से इजाफा देखा जा रहा है, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह इसमें छुपी खूबियां हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके सेवन से इंसान का शरीर कड़कदार यानी मजबूत होता है, इसीलिए इसका नाम कड़कनाथ रखा गया है। कमाल की बात तो ये है कि इसमें वसा कम और प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। सामान्य मुर्गे में जहां 13 से 25% वसा होता है, वहीं कड़कनाथ में इसकी मात्रा सिर्फ 2.9% है। इसी तरह सामान्य मुर्गी के 100 ग्राम मीट में 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि कड़कनाथ के इतने ही मीट में कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। जबकि सामान्य मुर्गे में 18 से 20% प्रोटीन होती है, जबकि कड़कनाथ में 20 से 24%। इसके अलावा भरपूर मात्रा में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसके गुणों को देखते हुए कड़कनाथ का पालन करना काफी मुनाफे का सौदा है। यही वजह है कि मुर्गी पालकों का रुझान भी इस ओर बढ़ा है। सरकारी मदद ने भी कड़कनाथ पालन को आसान और सस्ता बनाया है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने कड़कनाथ पालन के लिए 3 करोड़ की राशि की मंजूरी दी है, जिसका लाभ मध्य प्रदेश के 4 जिले के किसान ले सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से चूजे लिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार की ओर से अंडे सेने के लिए हैचर मशीन भी मुफ्त दी जा रही है। बेहतर उत्पादन मिल सके इसके लिए प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। कड़कनाथ मुर्गे के पालन के लिए एक निश्चित तापमान की जरूरत होती है, इसीलिए केंद्र सरकार की इस योजना में सभी कुक्कुट पालकों को कड़कनाथ के चूजों की सुरक्षा और उन्हें उचित तापमान उपलब्ध कराने के लिए रेडीमेड शेड भी उपलब्ध कराएगी।
हर हितग्राही को पहले 50 चूजे मिलेंगे, उसके 6 महीने बाद उन्हें फिर 50 चूजे दिए जाएंगे। वैक्सीनेटेड में 28 दिनों के चूजों का वजन 125 ग्राम से 150 ग्राम के बीच होगा, जिसके बाद कड़कनाथ का विक्रय पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के पार्लरों से भी किया जाएगा। दूसरी मुर्गियों के मुकाबले कड़कनाथ में उत्पादकता कम है। सामान्य मुर्गा जहां 40-45 दिन में बड़ा हो जाता है, वहीं कड़कनाथ को बिक्री लायक बनने में 3.5 से 4 महीने लगते हैं। अंडे देने के मामले में भी कड़कनाथ काफी पीछे है। कड़कनाथ मुर्गी साल भर में 80 से 120 अंडे देती है, लेकिन इसके अंडों की कीमत सामान्य अंडों से कहीं ज्यादा होती है, जबकि सामान्य मुर्गी की उत्पादकता 300 तक पहुंच जाती है। वैसे कड़कनाथ अंडों के लिए नहीं बल्कि मीट के लिए पाला जाता है। मीट का बेहतर भाव उत्पादकता की तमाम कमियों को दूर कर देता है। कुछ सावधानियां अपनाकर इससे बेहतर मुनाफा कमाना निश्चित है। पिछले कुछ सालों में कड़कनाथ मुर्गे की डिमांड तेजी से बढ़ी है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी डिमांड में तेजी आई है। कड़कनाथ की डिमांड तेजी से बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने भी अब इसके पालन पर जोर देना शुरू कर दिया है। कड़कनाथ जो है आपका मध्य प्रदेश झाबुआ जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ का ये बर्ड है। तो वहाँ से हम इस बर्ड को जब हमने वहाँ पे एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो एमपी कड़कनाथ को जो इस प्रमोट करने के लिए बनी हुई है, उस पर हमने कॉल किया और वहाँ से हमें पता चला कि उन्होंने बोला कि आप आ जाइए। वहाँ पे मैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए गया, मैंने वहाँ पे देखा, मैंने वहाँ पे कुछ 2-3 दिन जाके वहाँ पे ट्रेनिंग ली, इसके बारे में जाना और यहाँ पर मैंने फिर जो है आपका स्टार्ट किया फार्म आके यहाँ पे। और हमने क्या किया है कि हमारा आशीष कड़कनाथ मुर्गी पालन है मध्य प्रदेश झाबुआ का, जो कि नंबर 1 अवार्डेड है मध्य प्रदेश में। और इसके शाखा हमने गाजियाबाद में स्टार्ट की है। गाजियाबाद में स्टार्ट करने के बाद हमारा इसका शाखा का उद्देश्य है कि पूरे देश में हमें चिक्स की और जो ये बर्ड्स हैं इसकी सप्लाई के लिए, तो हमें बड़ी समस्या आती थी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो हमने अभी एक तरीके का दिल्ली गाजियाबाद में कैरियर बनाया है, जैसे कि वहाँ से माल पहले यहाँ आ जाता है और उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें हम चिक्स जो छोटा चिक्स 1 डे ओल्ड, 15 डेज़ ओल्ड, 30 डेज़ ओल्ड, फुल साइज़ मुर्गा अगर चाहिए तो वो सब हम यहाँ पे करते हैं। लोगों को पूरा ट्रेनिंग वगैरह भी यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि उनको क्या वैक्सीनेशन होती है पूरे और किस तरह से पाला जाए, एक मुर्गी के लिए और 1000 बर्ड्स के लिए कितना स्पेस चाहिए, वो सारा हम ट्रेनिंग में उन लोगों को बताते हैं। देखिए, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ किसी नए फार्मर के लिए कि स्टार्टिंग में अगर जैसे आपके पास जगह है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जगह नहीं है तो आप किसी बने बनाए फार्म को अगर आप रेंट पे स्टार्टिंग में करें, क्योंकि एक साथ आप ज़्यादा फार्म में पैसा ना लगाएं। और धीरे धीरे अगर आप उस फार्म का, जैसे कि इसके हिसाब होता है कि एक बर्ड के लिए 1.5 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है, तो अगर आप उसी हिसाब से आपने अपनी बजट के अनुसार बर्ड्स लाइए, जिससे कि आपका अगर आप रेंट पे अगर आप लेते हैं स्टार्टिंग में कोई फार्म, तो उसमें आपका लो इन्वेस्टमेंट पे और अच्छा प्रॉफिट आपको आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ लोग किसान इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाते हैं कि एक साथ 5 लाख रुपए कहाँ से लगाएं, क्योंकि 5 लाख रुपए की कॉस्ट फिर आपके सेट बनाने में ही आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आप इनिशियली स्टार्टिंग करके आप कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी देख रेख का सवाल है, इसका देख रेख बहुत ही आसान है। इसमें आपको सीधा ध्यान रखना है कि इनका जो ड्रिंकर है और इनका जो फीडर है, इन्हें एक बार आप दिन में फुल कर दीजिए। उसके बाद ये मुर्गा इस तरह का है कि ये पूरे दिन में अपने हिसाब से खाता रहेगा और अपने हिसाब से घूमता फिरता रहता है। ना तो ये ज़बरदस्ती खाएगा और ना ये किसी प्रकार का वेस्ट करेगा। तो अभी क्या है कि खाएगा और घूमेगा। सुबह इसमें क्या होता है, फीड्स में आप जो खिलाने की है, जैसे खिलाने के लिए, इसके लिए आप बाहर से, जैसे कि लो कॉस्ट में, जैसे कि आप मंडी वगैरह से या कुछ हरा चारा इस तरह से आप बना के दे सकते हैं। इसकी एक स्पेशल फीड भी बनती है, जैसे कि आप 50% मक्का ले लीजिए और उसके अंदर फिर गेहूं लगा लीजिए 10%। उस तरह से फिर आप इसमें 5% सोयाबीन डाल लीजिए, 5% आप इसके अंदर मछली का जो एक चूरा आता है वो डाल लीजिए, राइस ब्राउन आता है वो डाल लीजिए इसके अंदर। तो इस तरह से 5-6 आइटम्स का मिला के हम इसका फीड बनाते हैं। जब भी स्टार्ट करें तो ट्रेनिंग लेके इसको स्टार्ट किया जाए, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र से आप जाकर ले सकते हैं और हमारे फार्म पे भी हम यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो ट्रेनिंग से क्या होगा कि आपको जो जोखिम से बचने में हेल्प मिलेगी
और इसमें किसी प्रकार का मैं नहीं समझता कि कोई जोखिम है, और बहुत ही मुनाफे वाला है। इसमें आप ये समझ लीजिए कि दुगने तिगने पैसे होते हैं, क्योंकि कड़कनाथ एक ऐसा है कि आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में इसकी चाहत है। अभी इस समय क्योंकि कम फार्मर हैं और अवेलेबिलिटी इसकी बहुत कम है किसानों के पास, और हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा भी उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ें और इसको हम एक एक्सपोर्ट लेवल पे इसको लेके जा रहे हैं, जिससे कि इसकी इतनी डिमांड बढ़ेगी और आने वाले समय में हम इसको, जो हमारा फ्यूचर है वो देख के चल रहे हैं कि हम इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, क्योंकि हम अगर जैसे आपसे किसान से हम बात करते हैं कि आप हमसे एक बात पूछते हो कि हम इसे पाल तो लें, बना तो लें, लेकिन ये बेचेंगे कहाँ। तो इसी लेवल पे अभी गवर्नमेंट भी पूरी सपोर्ट कर रही है, इसकी अवेयरनेस पूरे अभी एग्जीबिशन के ज़रिए और न्यूज़ चैनल्स पे इसके बारे में बताया जा रहा है, इसके औषधि गुणों के बारे में बताया जा रहा है। तो इसे धीरे धीरे इसमें बहुत ही ग्रोथ अच्छी मिल रही है। मैंने खुद 6 महीने के अंदर अंदर अभी तक करीब 5 मैंने नए फार्मरों के स्टार्ट कर चुका हूं, और उनका बहुत अच्छी तरह से फार्म चल रहा है, जिसमें कि उनको मैं समय समय पे बताता रहता हूं कि क्या वैक्सीनेशन है। यही नहीं कि हमने बच्चा दे दिया उसके बाद भूल गए, हम उनको डे टू डे उनके टच में रहते हैं, उनके साथ बात करते हैं, कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान करते हैं। तो देखा आपने कितना फ़ायदा आपको मिल सकता है मुर्गी पालन क्षेत्र में, और वो भी कड़कनाथ जैसी प्रजाति का चयन करके। अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर, यानी किन किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा जिससे आपके पशु जो हैं वो स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। पशुओं का सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। रात में पशुओं को अंदर गर्मी वाले स्थान जैसे कि छत के नीचे या घास फूस की छप्पर तले बांधें। मुंहपका खुरपका रोग, गलघोटू, भेड़ चेचक, फड़किया रोग आदि के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते लगवा लें। पशुओं को खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बांटे में मिलाकर दें। पशु आहार में हरे चारे की मात्रा नियंत्रित ही रखें व सूखे चारे की मात्रा बढ़ाकर दें, क्योंकि हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से पशुओं में दस्त इत्यादि की समस्या हो सकती है। यदि इस समय वातावरण में बादल नहीं है और पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर हे यानी सूखी घास के रूप में संरक्षित करें। बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद बरसीम एवं 55 से 60 दिन बाद जई के चारे के लिए कटाई करें। इसके पश्चात बरसीम की कटाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर करते रहें। तो जाना आपने, अगर आपके जो पशु हैं निरोगी रहेंगे तो उसके जरिए भी आपकी लागत कम हो सकेगी और आपकी आमदनी बढ़ सकेगी। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी सेगमेंट, जिसमें आपको दिखाते हैं हम कामयाबी की दास्तां। आज भी एक ऐसी ही दास्तां आपके लिए हम लेकर आए हैं, और कैसा रहा इनकी कामयाबी का सफ़र, कैसे इन्होंने जो बुलंदियां हैं उनको छुआ और दूसरे किसानों के लिए ये बने प्रेरणा स्रोत। आप खुद ही देख लीजिए इनकी कामयाबी के सफ़र में। कृषि में अपार संभावनाएं छुपी हैं। यही वजह है कि आधुनिकता के इस युग में भी खेत युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं और युवा इस आकर्षण से सुनहरा भविष्य बना रहे हैं।
ऐसे ही एक युवा किसान हैं बुलंदशहर के यज्ञदत्त शर्मा, जिन्होंने नौकरी छोड़ कृषि का दामन थामा और कामयाब किसान बने। यज्ञदत्त के पिता फौज में थे। पढ़ाई करने के बाद यज्ञदत्त ने भी नौकरी की तरफ रुख किया, लेकिन वो ज्यादा समय तक नौकरी नहीं कर पाए और वापस अपने घर आ गए। बड़े परिवार के भरण पोषण के लिए उनके ये प्रयास काफी नहीं थे। इसके लिए यज्ञदत्त दिल्ली आ गए और यहाँ कई जगह नौकरी की। इन नौकरियों में यज्ञदत्त की जिंदगी तो संभल रही थी, लेकिन एक खालीपन कायम था, जिसकी भरपाई कैसे की जाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बड़े शहरों की दौड़ती भागती जिंदगी को राहत देने के लिए यज्ञदत्त ने वापस आकर जैविक खेती का रुख किया। अपने इस फैसले को फलीभूत करने के लिए यज्ञदत्त ने थोड़े अनुभव और बड़े इरादों से शुरुआत की। 1 साल खेतों में मेहनत करने के बाद भी यज्ञदत्त को सफलता नहीं मिली। पहले साल जब खेती हुई हमारी, तो पूरे में घास और क्रॉप के माना हमने कुछ नहीं, लॉस पूरा। सब हंसी उड़ाने लगे कि सब शहर से आए हैं, इन्हें शहर से जगह नहीं मिली इसलिए गांव में आ गए, इनका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए। हमने कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर हमने दोबारा किया। पहले साल बहुत कुछ सीख के दूसरे साल किया। दूसरे साल क्या किया हमने, जब भी जो भी कुछ क्रॉप लगाई हमने, जैसे धान बोया, मक्का बोया, तो ले जाके हमें कुछ पता नहीं था, सोर्स हमें था नहीं, हमने मंडी ले जाके उसको दे दिया। यज्ञदत्त ने इस असफलता के बीच सफलता की कुंजी खोजने के प्रयास तेज कर दिए और बाजार में जैविक उत्पादों के बारे में जानकारी पता की, ताकि उन्हें उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके। इसके लिए यज्ञदत्त ने घर घर तक अपने जैविक उत्पाद पहुंचाना शुरू किया। इस तरह से परिवार बढ़ते गए और यज्ञदत्त का हौसला भी। इस समय में इनके साथ करीब 1000 परिवार जुड़ चुके हैं। जैविक खेती के फायदे किसानों तक पहुंचाने के लिए यज्ञदत्त ने बाकी किसानों को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। आज उनके इस सफर में करीब 7500 किसानों का कारवां है और ये बड़ी बात है कि आज उनके उत्पाद देश ही नहीं विदेशों में भी भेजे जाते हैं। कई सारे हमारे फार्मर एसोसिएट हैं, करीब 7500 किसान आज के डेट में हमारे साथ एसोसिएट हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। एक्सपोर्ट के लिए हमें 3 साल का इंतजार करना पड़ता है गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से। पहले साल जब हम अपनी लैंड को कन्वर्ट कराते हैं तो पीजीएस रेड में कन्वर्ट होती है। वो हमें जो सर्टिफिकेशन आता है पीजीएस रेड का आता है, वही सर्टिफिकेशन कन्वर्ट होकर नेक्स्ट ईयर में येलो में कन्वर्ट हो जाता है, पीजीएस येलो। तीसरे साल में वो पीजीएस ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पीजीएस ग्रीन होते ही वो एनओपी सर्टिफिकेशन के लिए हम लोग अप्लाई कर देते हैं और क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद हम अपनी क्रॉप को डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो हम आज की डेट में कर रहे हैं। यज्ञदत्त मानते हैं कि एक फसल दूसरी फसल की पूरक होती है, इसके लिए वो फसल विविधीकरण पर जोर देते हैं। इससे फसल की बेहतर पैदावार मिलती है। इसके अलावा यज्ञदत्त जीवामृत और केंचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं। अपने इस काम को बेहतर ढंग से करने के लिए उन्होंने एक रणनीति तैयार की, जो खेत से लेकर बाजार तक काम आती है। इसके अलावा यज्ञदत्त उत्पाद बनाने में पारंपरिक तरीकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसमें महिलाएं मदद करती हैं। वो मानते हैं कि इन तरीकों से उत्पाद की पौष्टिकता बनी रहती है। अपने इन अनुभवों को साझा करने के लिए वो समय समय पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करते हैं। एक बार में करीब 20 किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। हम लोग फार्मर्स का वीकेंड्स पे सेशन बुलाते हैं, करीब 20-20 फार्मर्स बुलाते हैं हम लोग एक साथ और उनको ट्रेनिंग देते हैं अपनी जैविक से रिलेटेड कि उन्होंने क्या उगाना है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, खेत के चारों ओर कैसे अपना बफर जोन तैयार करना है, कितने एरिया में बफर जोन तैयार करना है और कितने खेत से शुरुआत करनी है, कि जो भी किसान हमारे साथ जुड़े एटलीस्ट 1 एकड़ से शुरुआत करे। अपने नेक इरादों पर चलकर यज्ञदत्त ने न सिर्फ सफलता पाई है, बल्कि इस राह में और भी किसानों को शामिल किया है। जैविक खेती की ओर बढ़ता किसानों का ये रुझान भविष्य में मानव जीवन को फिर से पोषण से भरपूर भोजन देने में मददगार होगा। तो देखा आपने कैसा रहा कृषि क्षेत्र में इनका योगदान और कैसे इन्होंने न सिर्फ कृषि क्षेत्र का विकास किया बल्कि विस्तार भी किया, और उसी वजह से आज के समय में ये दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं, यानी प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। फिलहाल गांव किसान में आज बस इतना ही। कृषि संबंधित ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।